पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको? पढ़ लो उसको एक बार। A block of mass of 2 kg is kept on the horizontal floor. The coefficient of static friction is this, and the force F of 2.5 Newton is applied on the block horizontally. The friction force between the block and the floor will be. तो इसमें सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है म्यू एस इंटू एन। अब अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ब्लॉक मूव करेगा, और अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो हमको बस वही देखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा म्यू एस इंटू एन। तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा हमारा? 20 के। उधर देखो 20 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा? 8 आता है, 8 है ना। अब हमने फोर्स कितना लगाया है? वो जो कि कम है, यानी कि ये ब्लॉक चलने वाला, और अगर ब्लॉक चलेगा नहीं तो फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन भी कितना आएगा? 2.5 न्यूटन कंसेप्चुअल। और अगर ब्लॉक रन कर जाता तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू के एन। तो म्यू जो भी दिया है, लेट्स से 0.4 इंटू एन अभी निकाला था 20, तो फिर 8 न्यूटन आ जाएगा अगर ब्लॉक चल जाता। बट ब्लॉक चल नहीं रहा है तो फ्रिक्शन क्या आएगा? 2.5। कंसेप्चुअल है। अगला क्वेश्चन देखो। A body of 5 kg weight kept on the rough inclined plane making an angle 30 degree start sliding with a constant velocity. फिर से अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? लिमिट सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल, और इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल कितना आ जाएगा हमारा? mg cos थीटा। एग्जैक्टली। मतलब आप कर सकते हैं क्या? ये सब बताने की जरूरत है क्या आपको? मतलब छोटी छोटी चीजें। देखो इधर आ जाएगा mg sin थीटा, और इधर आ जाएगा नॉर्मल मतलब फ्रिक्शन दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल दैट इज mg cos थीटा। और ये चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू दिस, यानी कि mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। mg क्या हो जाएगा? तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाता है? tan थीटा। और तो tan 30 कितना है? tan 30। तो कौन सा आंसर आएगा? ए। अगला, the upper half of the inclined plane is perfectly smooth, lower half is rough. A body starting from the rest, the top comes to the rest. ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इसका आंसर आता है म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। क्योंकि ये डी कैटेगरी में डाला गया है तो आप इसका जरूर याद रखिए कि आधा रफ है आधा स्मूथ है। तो यहां से यहां तक शायद स्मूथ है, और फिर कैसा है? रफ है। तो यहाँ पे भी रेस्ट पर है तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा? रेस्ट पर। तो इसको प्रूव कर करके आप इजीली म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन लगा देंगे जी साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन लगाएंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं आप, पर मैं चाहता हूँ इसको आप डायरेक्ट याद रखिए म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड है चूंकि। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सो दैट द ब्लॉक इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। तो देखो अगर इसको मूव नहीं करवाना है हमको तो इस पर नेट फोर्स वापस से क्या कर दो? जी। तो ये इधर f का कंपोनेंट आ जाएगा f cos 60 f by 2, और इधर आ जाएगा f sin 60 दैट इज √3 f by 2। नीचे क्या आ जाएगा? mg, यानी कि √3 g। फ्रिक्शन किधर? अब ये ब्लॉक नॉर्मल किधर? तो नॉर्मल प्लस √3 f by 2 इज इक्वल टू √3 g। तो यहां से नॉर्मल आ जाएगा √3 g माइनस √3 f by 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? इस फ्रिक्शन, यानी कि f by 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन के बराबर। यस सर। ओके, डायरेक्शन का क्या ये बोल रहे हो ना? हाँ एग्जैक्ट। तो नॉर्मल माइनस आ जाए, है कि नहीं? उधर प्लस आ जाए, उधर प्लस आ जाए। तो ये आ जाएगा नॉर्मल √3 g प्लस √3 f by 2। अब बस फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना आया? √3 g प्लस √3 f by 2। सॉल्व कर लेंगे क्या इसको? हम इसको सॉल्व करके क्या निकल आएगा?
आता है क्या 20, और म्यू का वैल्यू भी दिया बेचारा ने, कितना है 1/√3 से √3, तो क्या हो गया, अरे सोल्व कर लोगे क्या, रह जाएगा f इज इक्वल टू जी प्लस f/2, तो f/2 इज g, तो f बराबर 20। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ब्लॉक मूव कर जाए, पर कंपोनेंट ले लो, f इज इक्वल टू म्यू। अगला क्वेश्चन देखो, a body of mass m is lying on a rough inclined plane at an angle theta to the horizontal and coefficient of friction is mu. Minimum force required to prevent the block from slipping and the force required to push. ये अगेन क्या स्टैंडर्ड है, यस एग्जैक्टली। तो F प्रिवेंट का फॉर्मूला क्या आता है, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, यस। और F पुश का फॉर्मूला क्या आता है, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। क्या वेरी स्टैंडर्ड, यस सर वेरी स्टैंडर्ड। याद रख लोगे कि नहीं रखोगे, पुश में थोड़ा ज्यादा लगाना, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, mg sin थीटा, वो दोनों का रेशियो देख करके कुछ भी आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, a block of mass 10 kg is placed on rough for the coefficient of friction then the acceleration। ये भी निकाल सकते हैं सेम तरीके से पहला वाला किया था, पहला वाला किया था ना, वैसा ही है बेटा। तो इसमें चेक करो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है, म्यू mg कितना आया इसका 50, लेकिन आपने फोर्स कितना लगाया, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो कितने से चलेगा, 100 माइनस 50, 50 अपॉन मास 10, 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम लोग। अब ब्लॉक ऑफ मास m 1 kg, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ स्मूथ सरफेस, यानी कि कहाँ पे स्मूथनेस है, यहाँ पर। Another body is 0.2 kg placed over the coefficient of friction that begin to force। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर एक ही जगह यहाँ पर फ्रिक्शन है तो क्या आ जाएगा, ये म्यू m1 प्लस m2g। अगर दोनों ही जगह फ्रिक्शन होता तो आता है μ1 प्लस μ2 इंटू m1 प्लस m2g। अगेन ये स्टैंडर्ड में डाल दिया है, यस सर। हाँ याद रखिए फोर्स कहाँ लगाया गया है, फोर्स नीचे लगाया गया, नीचे वाले ब्लॉक। तो याद रखिए इसमें तो एक ही दिया है, तो म्यू का वैल्यू तो कितना है बेटे 0.15, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1.2 इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 1.2 1.76 है ना, आता है क्या ऐसा, नहीं उससे ज्यादा चाहिए, आंसर वही है। ये कितना आ रहा है, करो ना मल्टीप्लाई, 1.8 आ रहा है। जी का वैल्यू 9.8 ले तो, जी का वैल्यू 9.8 ले लो, फिर देख लो कितना आ रहा है, 1.764 आ रहा हूँ। समझ गए ना, जी का वैल्यू चेंज करते से याद। अगला देखो, a block of mass m1 rests on the another block of mass m2 which rests on the horizontal floor, the friction coefficient between a and b is mu1, p and c is mu2, value of maximum force applied to block। ये क्या आ जाएगा आंसर, अभी लिखा था mu1 plus mu2 into m1 plus m2 into g, अगेन स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्चुअली फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 सांगना है, चलो सांग देखो। क्वेश्चन नंबर 9 सांगा सर, तो क्वेश्चन नंबर 9 को सांग लेते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन, अनोटेशन को हम यहाँ पे बंद करके रखेंगे, हम इसका अनोटेशन यूज करेंगे। व्हाइट बोर्ड आज ब्लैक हो गया क्योंकि ब्लैक व्हाइट और ब्लैक एक ही होता है। An insect crawls up the hemispherical surface very slowly। कहां पर है इंसेक्ट, लेट्स से ये राइट, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो देखो इसका mg तो किधर लगेगा, और ये नॉर्मल कैसे लगेगा, एग्जैक्टली टुवर्ड्स द सेंटर, जिससे कि इसको क्या एक परपेंडिकुलर वाला फील मिल जाएगा। और फ्रिक्शन कैसे लगेगा बेचारे को, देखो ये किधर फिसलेगा बेसिकली, नीचे, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऊपर लगेगा। बस अब मैंने करना कुछ नहीं है, रिजोल्व कर देना। ये एंगल कितना पकड़ा इन्होंने, अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना सर। तो आप क्या कर लो, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट ले सकते हैं आप, ऐसे ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। अब देखो आपको कंपोनेंट किसके लेने हैं, आप डिसाइड करो, हमको तो आंसर चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है, if the line joining the center of the hemispherical surface to the insect making an angle, the maximum value of the alpha, यानी कि अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इधर क्या आया बेटा, n cos अल्फा, इधर क्या आया, n sin अल्फा, नीचे क्या आया, mg, और इधर क्या आया, इधर एफ ही है, सॉरी इधर f नहीं है, f cos अल्फा है, और इधर क्या है, इधर साइन। सही है क्या। तो अब फोर्स बैलेंसिंग से क्या आ रहा है, f cos अल्फा इज इक्वल टू n sin अल्फा, बट यहाँ से जो है हम लोग देख सकते हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं, f इज इक्वल टू म्यू n, f इज इक्वल टू म्यू इनटू n cos अल्फा इज इक्वल टू n sin अल्फा, काट डालो n से n को, तो म्यू क्या आ गया, 10n आ जाएगा क्या, अरे समझे क्या। तो फोर्स बैलेंसिंग से आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि ज्यादा डिफिकल्ट। एंड अगेन देखो मैंने इसको किस कैटेगरी में डाला, ये फाइल आपको मिल जाएगा जैसे कि बाकी करता हूँ वैसे। अगला देखते हैं, मांडुले आ गया था क्या तुम्हारा, नहीं आया था ना, गुड क्वेश्चन, डी कैटेगरी में डाला है, बट ये चंपू क्वेश्चन हो जाएगा क्या, हाँ इसमें तो कल भी अपन ने किया था ना, उसमें थोड़ा सा बस वेरिएशन है, फ्रिक्शन भी आ जाएगा पीछे की तरफ, है कि नहीं, यानी कि हमारा नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा m1g माइनस म्यू m2g अपॉन 1.4, याद रखेंगे, बरोबर। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें डी बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, बहुत ज्यादा है, विटामिन डी बहुत ज्यादा है इसमें, फ्रिक्शन में विटामिन डी बहुत मिलेगा, सनलाइट बहुत ज्यादा मिलेगा। A heavy uniform chain of length L lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table is mu, then the maximum friction of the length that can be hang on the table. That means आप देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर, अच्छे से बताओ क्या, या फिर आप रट लो, अच्छे से बताओ, अच्छे से बताओ, टेंडर। चलो अच्छे से बता देते हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर अच्छे से, तो अच्छे से बता। तो देखो अच्छे से करने के लिए हमको वापस से उधर जंप करना पड़ेगा, ताकि आपको एक अच्छा आंसर उसका मिल जाए अगेन, बट आपको उसका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, बिकॉज वो स्टैंडर्ड है। कराने के लिए करा सकते हैं, कराने का कुछ नहीं है, बट आपको बस याद रखना पड़ेगा कि वो क्या रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, काला दिख रहा है, पूरा करो, चलो बैकग्राउंड ही चेंज कर देते, अब दिख रहा है क्या, अब ऊपर वाला नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैं इसका कुछ कर सकता हूँ क्या, इसका कलर चेंज हो जाएगा, पांड्रा वो देखो, वो देखो, हाँ यहाँ पांडरा कर देता हूँ, वो ऊपर, हाँ और वहां ब्लैक कर देता हूँ, ताकि सब दिखाई, ठीक है अभी बेटा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो एक टेबल बना लेते हैं अपन, और इसके ऊपर ये चेन है, यूनिफॉर्म चेन है, जलेबी की तरह चेन को बनाया गया है, फ्रिक्शन सिर्फ इसी पोर्शन पे लगेगा, राइट, तो इस पोर्शन का जो भी फ्रिक्शन होगा वो इस पोर्शन के mg को बैलेंस करना चाहिए, यानी कि इसका m2g किससे बैलेंस हो जाना चाहिए, इसके म्यू m1g, तो म्यू m1g शुड बी इक्वल टू m2g, g से g क्या हो गया,
यानी कि म्यू। अब मास तो और किस प्रोपोर्शन में होता है? लेंथ के प्रोपोर्शन में। लेंथ तो अगर हम देखो इसने क्या दिया है, टोटल लेंथ दिया कितना, एल दिया है टोटल। तो अब कौन सा वाला पार्ट पूछा है इसने, द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ दैट कैन बी हैंग, यानी कि ये मान लेते हैं हम लॉग की एल बाई एन। तो ये क्या बचेगा, एल माइनस एल बाई एन, यस और नो? तो म्यू इंटू एल माइनस एल बाई एन शुड बी इक्वल टू एल बाई एन। हाँ गलत है? नहीं नहीं, गलत पढ़ा रहा है, सही है सही है। तो यहां से आप एन निकाल सकते, एल से एल मर गया, क्या बचा बेटा, म्यू वन माइनस वन बाई एन इज इक्वल टू वन बाई एन। एल भी कट गया ना। हाँ अब जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दो दूसरी तरफ। तो कैसे करें, म्यू इज इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं? सही किया ना मैंने कि गलत किया? म्यू है अपॉन, प्लस माइनस में आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई में है ना तो आपने किया क्या तो? हाँ इसको खाली लेके आए ना। गलत है क्या? नहीं अभी अभी सही है। अरे हाँ, लन करना है, लेकिन ये देखो मैंने कैलकुलेशन सही किया। तुम तो मैथ्स के बच्चे हो ना। अरे ऐसे ही देख लो ना, उसको क्या इतना दिमाग लगा रहे हो? वो म्यू आ जाएगा, वो माइनस म्यू बाई एन आ जाएगा, उधर चला जाएगा, उल्टा हो गया। ऊपर म्यू चाहिए, ऊपर म्यू देखो इधर, एल कट कर। सॉरी यहाँ माइनस आएगा ना, ये तो लिखा है ना मैंने, तो गलत है। अरे तो एन का वैल्यू वन से बड़ा होगा ना बेटे। अरे अब जब आपने एल बाई एन कर दिया है, तो वो एन हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए। तो एक से बड़ा तो वन प्लस वन बाई म्यू होगा ना। तो फ्रैक्शन ही तो है वो, यानी कि जैसे वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज द वैल्यू का मतलब, आपको क्या पूछा है उसने, एल बाई एन पूछा है ना। हाँ तो मैं नीचे ले लेंगे। जैसे मान लो म्यू का वैल्यू होता लेट से 0.2, तो क्या आंसर आ जाता, कितना पोर्शन नीचे हैंग होना चाहिए? 1 प्लस 1 अपॉन 0.2, कितना आएगा? 1+8, नहीं नहीं 1 प्लस 5, 5। 6 आएगा। यानी कि एल बाई 6 पोर्शन हैंग होना चाहिए, मैक्सिमम एल बाई 6 पोर्शन आप हैंग। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो देखो ये लड़की बोल रही है सर 1 बाई एन आंसर होगा, वो सही है। कितना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन टर्म्स में तो 1 बाई एन आंसर आपका है। तो 1 बाई एन हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू प्लस, ठीक है। अब ठीक है, गलत है, स्टैंडर्ड है ये, याद रखना पड़ेगा कि इतना पोर्शन नीचे मैक्सिमम। कभी कभी नीचे वाला पूछता है, कभी कभी टेबल वाला पूछता है। तो अगर नीचे वाला निकाल लिया तो टोटल में से टेबल वाला माइनस, तो टेबल वाला आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ये मैंने निकाला है जो मैक्सिमम हैंग कर सकता है, वो ऊपर वाला भी पूछ सकता है। इसीलिए क्वेश्चंस को पहले केयरफुली रीड करें, फिर कंसेप्ट अप्लाई करें। घाई घाई में देखें, अरे मनीष सर ने बताया था म्यू प्लस 1 अपॉन म्यू, मजा आ गया, पहला ऑप्शन, फिर गड़बड़ हो। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, पूछे क्या। चलो अगला देखिए। अच्छा 0.5 होता तो म्यू का वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 0.5 दैट इज 2। 2 प्लस 1 3, एल बाई 3 नीचे, 2 एल बाई 3 ऊपर। 11 हो गया। 12th, a body takes just twice the time as long as to slide down an inclined plane to the horizontal edge of the plane were frictionless, the friction coefficient। ये बताऊं क्या, ये आसान है एक्चुअली। देखते हैं कैसे होता है, क्या रिलेशन है इसका, किसी को पता है क्या? T2 इज इक्वल टू, वो तो टाइम दिया है, बट रिलेशन क्या होना चाहिए देखो। फ्रिक्शन लेके चलना है। अब जब ये स्टैंडर्ड है तो एक्सप्रेशन होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड मतलब देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन, बिकॉज कल को कोई भी टाइम दे सकता है, कोई भी एंगल दे सकता है।
तो एक एक्सप्रेशन निकालते हैं. A body takes twice the time as long as to slide down the inclined plane 30 degrees as if the plane were frictionless. तो frictionless है तो जल्दी आएगा और फ्रिक्शन है तो थोड़ा लेट आएगा. तो जब मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, और जब फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. यस और नो? और टाइम होता है √2l/a, यानी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √a, यानी कि t फ्रिक्शन और t विदाउट फ्रिक्शन विल बी रूट ओवर, उल्टा रिलेशन है. तो ऊपर आ जाएगा g sin थीटा, नीचे आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. तो g sin थीटा को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस म्यू cot थीटा. बराबर. फिर ये म्यू cot थीटा कहाँ से आ गया? अरे भाई जब आप वहां से कॉमन लोगे ऊपर से sin थीटा को, तो वो cos थीटा अपॉन sin थीटा नहीं बनेगा क्या? और cos थीटा अपॉन sin थीटा को क्या लिखेंगे? cot थीटा. क्या क्या कट गया? g sin थीटा से जी साइन थीटा. यानी कि t फ्रिक्शन वाला क्या आ गया? t स्मूथ. t फ्रिक्शन आ गया क्या? t स्मूथ √1 माइनस म्यू cot थीटा. उसका वैल्यू 4, मतलब 2. नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर. हाँ. नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? ये नीचे आना चाहिए. t फ्रिक्शन विल बी t स्मूथ डिवाइडेड बाय √1 माइनस. तो बस वैल्यू डाल दो. अब ये क्या बोल रहा है? इसका डबल है ना. t फ्रिक्शन इज ट्वाइस ऑफ t स्मूथ, सो 2 विल बी 1 अपॉन √1 माइनस म्यू cot थीटा का स्क्वायर. थीटा कितना पकड़ना है बेटे? 20. दोनों साइड में स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए. अरे हो जाएगा क्या? तो 1 माइनस म्यू cot थीटा कितना आ गया बेटे? 1/4. 1 माइनस 1/4 कितना? 3/4. और cot 30 √30 मतलब √3. तो म्यू आ गया 3/4. 3/4. एक और यहां से देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव हो गया. देखो म्यू का वैल्यू निकल, जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ. क्या ऐसा लिख सकता था? टी स्मूथ अपॉन टी फ्रिक्शन का स्क्वायर. गलत किया कि सही किया है? सही किया है. तो यहां से हमारा म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? जिसको निकालना उसको एक तरफ. तो म्यू cot थीटा विल बी 1 माइनस टी उसका होल स्मूथ स्क्वायर. टी फ्रिक्शन का स्क्वायर. तो म्यू आ जाएगा tan थीटा 1 माइनस टी स्मूथ अपॉन टी फ्रिक्शन का स्क्वायर. इसको याद रखना. तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस टी स्मूथ अपॉन टी फ्रिक्शन. टी स्मूथ अपॉन टी फ्रिक्शन था 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4. 1 माइनस 1/4 3/4 इंटू 1030. So 3/4 into 1030. 1030 is 1/√3. So √3/. So you can remember this particular formula. Mu is equal to tan theta 1 minus. और अगर ये मान लो t फ्रिक्शन जो होता n टाइम्स होता t स्मूथ का, तो अभी फॉर्मूला हो जाता mu is equal to tan theta 1 minus 1 upon n. अब इनका वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो हो सो हो, वहां से आप म्यू निकाल. इसीलिए इस क्वेश्चन को वापस से किस कैटेगरी में डाला गया? डी कैटेगरी में. दिस इज टर्मिंग डी. हो जाएगा क्या मांडुले? याद रखेंगे? यस, याद रखना पड़ा. क्या आया? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन n. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है क्या आपको? रिटार्डेशन. ये आ जाएगा आराम से, है ना. बस इसमें जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो है कंसेप्ट लगाना पड़ेगा. लीनियर लगा सकते हैं. v is equal to u plus at भी लगाना. हाँ. दिया क्या है उसने वैसे? v is equal to u plus at लगा लो. और देखो इसको रोकेगा कौन? देखो आप याद रखें, जब भी एक ब्लॉक ऐसे चल रहा है और फ्रिक्शन अगर म्यू है तो उसका एक्सेलरेशन आएगा माइनस म्यू जी. If a block moving horizontally, then एक्सेलरेशन या फ्रिक्शन की वजह से जो रिटार्डेशन आएगा वो म्यूजी के बाद. तो ये म्यूजी की वजह से क्या होगा बेचारा? रुक जाएगा.
तो ये फाइनल वेलोसिटी तो क्या कर दो, 0। इनिशियल को u रहने दो, एक ही जगह क्या कर दो, u g। तो टाइम क्या हो जाएगा, u अपॉन, उसको क्या चाहिए बेचारे को, म्यू चाहिए ना, तो म्यू इज इक्वल टू u बाई जी। 10 into तो 6 अपॉन 10 इंटू 10, 0.6, 0.06। ठीक है, याद रखेंगे a इक्वल टू म्यू जी। याद रखना पड़ेगा, एक्चुअली बहुत सारी चीजें। क्या 14 वाला हो जाएगा, 14 वाला भी बहुत आसान है, केवल क्या बनाना है, एफपीडी। बताऊं क्या कि हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये सिंपल है, केवल 100 kg पर टेंशन इधर और फ्रिक्शन पीछे। 15 वाला देखो, a vehicle of mass m is moving on a horizontal rough road with the momentum with the coefficient of friction between the tires and the stopping। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, हम सबको ही पता है, u स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, यस और नो, है ना। और p बराबर क्या होता है, mv। तो u की जगह p बाई m, u की जगह p बाई p स्क्वायर बाई 2 म्यू m स्क्वायर म्यू, कौन सा है, d। यूनिट डायमेंशन से भी आ जाता है। 16 60 kg body is enough to start moving continuous to the coefficient of starting acceleration of the body। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, तो आपको बताया गया है कि इट इज जस्ट पुश्ड, ताकि इसका मोशन स्टार्ट हो जाए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही आपने फोर्स लगा दिया है। तो उस समय पर एक्सेलेरेशन आता है म्यू एस माइनस म्यू जी, म्यू के इंटू जी। इफ यू हैव जस्ट अप्लाइड द फोर्स इनफ फॉर बिगिनिंग द मोशन, तो उस समय पर एक्सेलरेशन क्या आता है, म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी। सर ये कैसे आता है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लगा दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे लगा दिया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एफ लिमिटिंग माइनस एफ काइनेटिक इज इक्वल टू एफ। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस एम जी। एफ काइनेटिक क्या होता है, म्यू के एम जी। और ये क्या है, एम है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी। म्यू एस कितना है 0.5, म्यू के कितना है 0.4, और जी कितना है 9.8। तो कितना आ गया 0.1 माइनस 0.1 इंटू 10 ले लो, तो 1 ही आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। 17 बताना है क्या, 17 को देखो हो जाएगा कि बताओ, फिर से इसमें क्या बना लेंगे हम लोग, एफ बी डी। एफ बी डी बनाते ही आंसर खत्म हो जाएगा, नॉर्मल ऐसा लग जाएगा। एफ के दो कंपोनेंट लगेंगे ना, एक ऐसे को और एक ऐसे को। एम जी किधर को, नीचे, एम जी हमेशा नीचे लगता है, 30। अब ये आ जाएगा एफ कॉस 30, तो एफ कॉस 30 हो जाएगा 50√3, और एक हो जाएगा एफ साइन 30 दैट इज 50, और एक फ्रिक्शन। अब बताओ 50 बड़ा कि 30 बड़ा, 50 बड़ा, यानी कि ब्लॉक किधर को जाएंगे, तो फ्रिक्शन किधर को लगेंगे, नीचे। गलत है, सही है ना। और तो बस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब ये ब्लॉक अगर स्टेशनरी है तो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं F प्लस 30 विल बी 50, F विल बी 20 न्यूटन। ऊपर नीचे खाली, ए ऊपर, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, सॉरी खाली, ना, तो 20 न्यूटन आंसर। अरे सही है गलत है, 18 नंबर का क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड में आया, ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली। तो करना कुछ नहीं है, वही सेम तरीका है, बबलू नीचे लग गया, नॉर्मल किधर लग जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया लेट्स से एफ, जिसका वैल्यू निकालना है कितने एंगल पर, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन किधर लगेगा बेचारा,
तो एफ कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन, और म्यू एस होता है टेन अल्फा के बराबर, जिसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसने एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है ना अल्फा, तो यहाँ पर म्यू एस की जगह टेन अल्फा डाल दूंगा, और नॉर्मल कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, दैट इज डब्ल्यू माइनस एफ साइन। अब आप चाहे तो टेन अल्फा को साइन अपॉन कॉस लिखिए, इज योर चॉइस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा करना चाहिए। तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा कॉस अल्फा, डब्ल्यू साइन अल्फा, एफ साइन थीटा साइन अल्फा। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही वंडरफुल सा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मेरी आंखों से देखोगे तो दिख रहा है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, तो जाएगा कॉस थीटा माइनस, नहीं आएगा, ये आएगा, आ गया था ना। तो बस इतना ही है, मतलब ये पुराना ही वाला ही क्वेश्चन है, जबरदस्ती एड़ा बना। फिर अगला क्वेश्चन डी है, सब सब डी है, क्या बात है, सब कुत्ते हैं, मतलब सब स्टैंडर्ड। A cart of mass m, the block of mass m, coefficient of friction between the block and the cart, what is the minimum acceleration of the car so that the block does not fall? याद रखना, डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। अभी मैं बता देता हूँ क्या आने वाला है, तो इसमें स्पेशल केस आता है। देखो अगर ये ब्लॉक पे हम देखें mg किधर लगेगा, और अगर ये नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, और अगर हम देखें नॉर्मल इधर लगाएगा, ये छोटे एम का बना रहे हैं, सूडो किधर लगेगा, पीछे। सूडो लगता है एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नॉर्मल ही किसके बराबर हो जाएगा, mg के, और ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, आपने एम लिख दिया। नॉर्मल ma के बराबर हाँ। होगा, और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, mg। अब ध्यान से सुनना, ब्लॉक को गिरने नहीं देना है। तो ब्लॉक कब नहीं गिरेगा, जब ये फ्रिक्शन बड़ा होगा किससे, mg से, या mg छोटा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, यस और नो। और n का वैल्यू कितना आ गया करके, m है, बड़ा है। यस और नो। m से क्या हो गया, m कट गया, तो a ग्रेटर देन शुड बी g बाई, यानी कि g बाई म्यू से एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, इससे कम रहा तो फिर वो ब्लॉक स्लिप मारेगा। तो डायरेक्ट याद रखेंगे हम g बाई म्यू आता है, क्या आता है, g बाई म्यू, क्या आता है, g बाई। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है इसका सेकंड कैटेगरी, उसमें मान लो कि ये कैपिटल M ऐसा है, स्मॉल m ऐसा है, और इसको ऐसे चलाया a एक्सेलरेशन, और फिर से वही। अब ये बोलते हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप नहीं करना चाहिए, तो इस पे सूडो किधर लग जाएगा बेचारे पे, पीछे। नॉर्मल किधर, ऊपर, इसका mg किधर, नीचे, बट फ्रिक्शन किधर, आगे। आगे। वही वापस से वही बकवास, फ्रिक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल इज इक्वल टू mg। स्लिप नहीं करवाना है ना, तो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि m है शुड बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस एन। आप देख सकते हैं म्यू एस, n की जगह क्या, n की जगह क्या, mg, m से m क्या हो गया, कट गए, तो a शुड बी लेस देन म्यू एस जी। ऊपर वाली। तो यहां पर म्यू जी आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, g बाई म्यू। तो वर्टिकल में g बाई म्यू, हॉरिजॉन्टल में म्यू जी, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, से ज्यादा हुआ तो फिर यहां पर तो इससे ज्यादा होना चाहिए, और यहां पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक जगह इससे ज्यादा होना चाहिए, एक जगह इससे कम होना चाहिए। इस केस में a इससे ज्यादा चाहिए, और इस केस में a इससे कम चाहिए, नहीं तो स्लिप मार जाएगी। एक वर्टिकल है, वर्टिकल स्लिपिंग, एक हॉरिजॉन्टल स्लिपिंग। आंसर एक में g बाई म्यू, एक में आंसर म्यू जी, स्टैंडर्ड अगेन, सो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटा रोलिंग का आएगा, राइट। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है।
क्वेश्चन 21 बताने की जरूरत है नहीं। जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। 22 में दो दो डी लग रहे हैं, एक डी काफी हो जाएगा। डी क्या है? वो गलती से टाइप किया था। A block of mass m is kept on the rough horizontal floor. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. The force by the surface on the body is F, where F is equal to. So basically यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स की बात हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको उधर बताता हूँ कि क्या आता है इसका आंसर। आपने क्या लगाया है इसका आंसर, मुझे नहीं पता आपने क्या लगाया है, बट इसका आंसर है सी होना चाहिए ना। चलो देख लेते हैं। तो देखिए मित्रांनो, यहाँ पर क्या है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारे पास। सो दिस इज अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज अ ब्लॉक ऑफ मास, और क्या लगा दिया, एक फोर्स। फोर्स लगा, अ पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, द बॉडी नॉट हॉरिजॉन्टली लगाया है ना, हम भी हॉरिजॉन्टल लगा। But the body is not moving, then the force on the body is F by the surface. तो यहाँ पर जो है ना, दो फोर्स लगेंगे, एक तो नॉर्मल लगेगा नहीं, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसी की बात कर रहे हैं। सो नॉर्मल और फ्रिक्शन याद रखिए हमेशा कैसे लगते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा √n² प्लस F स्क्वायर। लेट्स से बॉडी रेस्ट पर है, नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब मान लो बॉडी रेस्ट पर है, तो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0 बराबर। अगर मान लो F का वैल्यू 0 है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, 0। तो फिर हमारा FC किसके बराबर आएगा, सिर्फ n इज इक्वल टू। और मान लो कि ये ब्लॉक जो है चलना स्टार्ट किया, और मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यानी कि FC का मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, यस और नो। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, μsn। तो क्या हो जाएगा, ये n बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, √1 प्लस μs स्क्वायर, यानी कि mg√1 प्लस μx²। यानी कि FC का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, mg से mg√1 प्लस μ²। गॉट इट। वैसे भी दिख रहा है ना, दिख रहा था। वैसे भी दिख रहा है। और देखो डी वाला ऑप्शन तो इतना पागल बना रहा है कि हम क्या येड़े हैं क्या। वो देखो ना, mg बड़ा होगा कि mg√1 प्लस μ²। mg√1 प्लस μ² बड़ा होगा ना, तो वो तो इनइक्वलिटी ही गड़बड़ कर दी डी ऑप्शन में। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन देख के पता लग जाएगा कि ये आंसर नहीं हो सकता। अगला वापस से एक अच्छा क्वेश्चन हमको दिख रहा है, ट्रक वाला। हमको नहीं दिख रहा। दिख जाएगा, दिख गया। बनाया किसी से क्वेश्चन, देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगे, 16 आएगा। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, समझो, द रियर साइड ऑफ द ट्रक इज ओपन। मान लेते यही ट्रक, ये इसका रियर साइड है, ये फ्रंट साइड है ट्रक का, और ये इसका रियर साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर शायद से क्या है, एक बॉक्स रखा है जिसका मास कितना है, 20। द रियर साइड ऑफ द ट्रक इज ओपन एंड ट्रक का कहां से, ओपन एंड से डिस्टेंस कितना है। तो जब तक आप ड्रॉ करेंगे ना तो अच्छा दिखेगा आपको। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे दिया बेचारे ने, कितना है
15 बाय 2 एंड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू का value। एक्सेलरेशन ये रोड अब ये एक्सेलरेट करने लगा, तो ये एक्सेलरेट करेगा तो इस बेचारे पे एक पीछे की तरफ एक सोडो फोर्स लगेगा। उसी की वजह से ये चलना, बट फ्रिक्शन इधर लगेगा। यस यस और नो? यस यस सर। तो बस क्या आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, ma माइनस f इज इक्वल टू ma बॉक्स, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बेसिकली। ठीक है, तो बस ma कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 माइनस फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के mg, बट वहां पे म्यू के और म्यू एन तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू mg, कितना आ जाएगा 200 बराबर 28 बॉक्स, 30 हो जाएगा, ये आ 40 जाएगा कितना 40, 10 हो जाएगा total। और ये कितना हो जाएगा 30 30 होगा क्या, हाँ भाई, तो 40 माइनस 10 30 इज इक्वल टू 20 ए बॉक्स, ए बॉक्स कितना आ गया 1/2 मीटर पर सेकंड। सेकंड। आप देखो बॉक्स को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 4 मीटर, तो लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस, हाफ ए अब इसका u तो जीरो था बेचारे का, दोनों का u जीरो था, हाफ a बॉक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसे t निकल जाए, 4 इंटू मेरे हिसाब से t आया 4, यानी कि 4 सेकंड में ब्लॉक गिर जाएगा। अब पूछ क्या रहा है वो समझो, then the box will fall off the truck when it is at x meter from the starting point। तो देखो बॉल जब भी जहां पे भी बॉक्स गिरेगा तब तक ट्रक कुछ आगे बढ़ चुका होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक निकाल, टी पता है निकल जाएंगे। फिर से क्या ut प्लस, आप बट इस बार किसका एक्सेलरेशन, ट्रक, दोनों तो हाफ ए ट्रक कितना है दोन, और टी स्क्वायर कितना हुआ 16, तो 16 मीटर दूरी पर जाकर के वो ब्लॉक ट्रक से गिर जाएगा। कैसा लगा, अरे कैसा लगा रे, आ गया भी, ये भी करने आते हैं ये भी करने आती है, दिल लग घोड़ा भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी शक्ल बनाई है किसकी, द्विवेदी ये कब से ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एच लेवल का क्वेश्चन। मांगा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, काय म्हणणे आहे? द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, तो देखो इसका सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, एफपीडी बना लेंगे आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप बताओ mg sin थीटा कितना लगेगा, mg कितना हो जाएगा 10 sin 30 कितना होगा हाफ, यानी कि 5 नॉर्मल ऊपर, 5 रूट ये कितना होगा mg cos थीटा 5 रूट 3, नहीं 10 रूट 3, अरे 5 रूट 3, 5 रूट 3, तो नॉर्मल कितना आ गया 5, तो अब फ्रिक्शन किधर पीछे, टेंशन भी किधर, चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते, क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एस, म्यू कितना दिया हुआ है 0.8, नॉर्मल कितना आ गया 5 रूट 3, रूट 3 का वैल्यू 1.7, 1.7 इंटू 4 6.8, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया 6.8, जबकि ये कितना है 5, यानी कि ब्लॉक चलेगा भी, ब्लॉक हिलने वाला, यानी कि स्ट्रिंग लूज का लूज ही रहेगा, और स्ट्रिंग अगर लूज होगा तो टेंशन 0। स्ट्रिंग में टेंशन आता कब, जब वो ब्लॉक चलने के लिए तैयार हो जाता, स्टैटिक के बाद तब स्ट्रिंग खिंच जाती है। बट यहाँ पर तो जो 5 है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, और अगर ये 5 लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फिर ब्लॉक तो हिलेगा ही नहीं, और जब तक ब्लॉक हिलेगा ही नहीं तब तक टेंशन आएगा ही नहीं, तो टेंशन 0। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर लेंगे क्या, सेम क्या करेंगे, क्यू के दो कंपोनेंट ले लेंगे, क्या क्या, क्यू कॉस थीटा साइन
इक्विलिब्रियम वही कर लोगे यार मेरे हिसाब से, हाँ। है ना, इतना टफ नहीं है, हवा में भी कर सकते हैं यहाँ, या फिर आपको ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे करके थोड़े थोड़े से कि वो वैसे ही आना चाहिए। द ब्लॉक विल रिमेन इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द सरफेस। ऐसे ही बता दूं कि हवा में ही देखो, हवा में भी करना आता है हमको। इधर क्या आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा, क्यू साइन थीटा। फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, पीछे। नॉर्मल किधर आ जाएगा, ऊपर। एमजी किधर आ जाएगा, नीचे। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, mg माइनस, बोलो बोलो बोलो, mg माइनस क्यू कॉस थीटा, और p प्लस क्यू साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, फ्रिक्शन की। बट फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू n, तो ये नीचे आ जाएगा। खत्म। कौन सा, ए। वो देखने के लिए डेंजर लगेगा, बट एज सून एज यू ड्रॉ द एपीडी यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ चला गया, गायब कर दिया तुम लोगों ने, है। चलो हम डाल देंगे उसके ऊपर। इसमें से कौन सा ट्रू है करके, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस मोशन, ये तो गड़बड़ है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस मोशन, गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर अ गिवन, ये भी सही बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होगा, बी तो सही है ना। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्व, बी एंड सी, ओनली बी एंड सी आर ट्रू। ए कैटेगरी का क्वेश्चन 28 भी स्टैंडर्ड है, क्या आ जाएगा, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। Exactly. The minimum possible force needed to move the block on the surface is mu mg upon, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आएंगे। This is also D category. An engine of mass, this is pulling the wagons of the tension in the coupling between the engine and the wagons. चलो इसको करें क्या, ये थोड़ा आसान सा लग रहा है मुझे। बस बड़े वैल्यू का कुछ। हाँ, वैल्यूज बड़े बड़े दे दिए, पागल बना रहे। ये आपने उसमें डाल दो, छोटे टेस्ट में। हाँ, ये सब पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। एन इंजन ऑफ मास इज पुलिंग, यानी कि इंजन का मास दिया है, कितना इंजन का मास है, इंजन सबसे आगे रहता है ना, 50,000। इंजन का मास दिया है 40,000, सॉरी 50,000, बाप रे, 50,000 किलो का आपका इंजन रहता है ट्रेन में। और पीछे क्या लगी होंगे इसके, बॉगीज या वैगन नाम दिया है इसका। एक ही वैगन है, वो कितने का है बेचारा, 40,000 का है। ये क्या हो रहा है, अटक क्यों रहा है, 40,000 के लिए कितना फोर्स लगाया करके, 450। डबल। रेजिस्टेंस फोर्स किधर लगेगा, पीछे। अच्छा, टोटल मास कितना हो गया मेरा, 90,000, और हर 100 किलो के लिए कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। तो 90,000 के लिए कितना होगा, 900, 900 न्यूटन हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आगे 450 और पीछे 900, तो बचा कितना, 3900। 3600। हाँ 3600, तो 3600 डिवाइडेड अपॉन टोटल मास, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय, यार ये अटक क्यों रहा है, एक्सेलेरेशन क्या आ गया, 3600 डिवाइडेड बाई कितना है, टोटल मास कितना हो गया, 90,000। कितना आ गया एक्सेलरेशन, कट रहा है क्या ये, हाँ 4 बार ना, और ये 100 बार, 0.04 एक्सेलरेशन आ गया 0.0। अब बस यहाँ से काट डालो, यहीं का टेंशन निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 450 माइनस, सॉरी 4,500 माइनस टी इज इक्वल टू इंजन का मास इंटू ए, 50,000 इंटू 0.04। तो यहाँ से टेंशन आ जाए। तो 50,000 इंटू 0.04 कितना आता है, 50,000 इंटू 0.04, 2,000 ना, 2,000 आना चाहिए, नहीं तो छोटा हो जाएगा नेगेटिव। 2,000 चेक करो, चेक। 2,000। अरे यार ये अटक बहुत रहा है। कितना आता है वो, 2,000 माइनस 4,500, 2500 2500 आना चाहिए, ऑप्शन में कहाँ है, आएगा। पोजीशन बदल, ये यहाँ ये एक्सेलरेशन देखो, बरोबर।
बरोबर आहे. सही किया मेरे हिसाब से ना, कैलकुलेशन देख लो एक बार, एक्सेलरेशन भी सही डाला है ना। 2000 बरोबर. ये एक्सेलरेशन चिपक बहुत रहा है, चिपक। लिंगी और वो सही किया ना, ये गड़बड़ है। नवीन रिझल्ट आहे तो केला पण हळूहळू मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है, फिर आप देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। केली. A body is moving with velocity this much on the horizontal surface having coefficient of friction, the distance traveled before. Stopping distance का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U square upon 2 mu g. U square upon 2 mu g. कर लेंगे क्या? Yes. 31 भी हो जाएगा क्या? The force required to move the body up the incline is thrice times. यानी कि F push is thrice times of F prevent. क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है? F push is equal to 3 times of प्रिव्हेंशन. F prevent. और हमको फॉर्मूला पता है क्या पुश प्रिवेंट? हाँ, इसका तो क्या है? mg sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इसका क्या है? mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। mg तो कट जाएगा, क्या बचेगा? sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 sin थीटा कर दो डायरेक्टली. sin थीटा माइनस। माइनस म्यू. अब यहां से cos थीटा कॉमन निकाल लो। थीटा कितना दिया है वैसे? 45 ना। चलो cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो बनेगा 1 प्लस म्यू, और ये बचेगा 1 माइनस म्यू। सही है क्या? अरे cos थीटा कॉमन निकालते ही tan थीटा हो जाएगा, tan 45 तो 1 होता है। बस यहां से म्यू निकाल लो। अब फिर सर ने आपको तरीका बताया हुआ है, पता है आपको, याद है कि नहीं? ये देखो यहां से क्या आया, 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इज 3/1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 बाई म्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो 1 बाई म्यू कितना आ गया बोला? 4/2। 4/2 0.5। दोन ना, दो ना, 0.5. दो कहाँ आ रहा है? नहीं नहीं, वो 1/2 ना, वो 2 आ रहे हैं. हाँ. तो 0.5 आएगा ना। अरे दोनों सेम. सो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कभी हमारे बहुत काम आता है एक्चुअली, इसलिए बताया। अगला वाला क्वेश्चन 32 है, जी टाइप का, यानी कि इसमें आपका थ्योरी चाहिए। Contact force exerted by A on another body B is equal to the normal force between the bodies. We conclude. अगर कांटेक्ट फोर्स में सिर्फ नॉर्मल आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या है? 0। The contact force exerted by body N on another body B is equal to the normal force between the bodies. We conclude the surfaces must be smooth. पहला, force of friction between two bodies may be equal to 0. Magnitude of normal reaction is equal to that of friction. Bodies may be rough. Acceleration of two bodies is identical and remains constant. अब आप बताइए आपकी थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग, उससे पता चलेगा। हाँ सर। ए बी बी, ए और बी, ए और बी क्या जरूरी है क्या स्मूथ होना? क्या 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 क्या? ये तो ऑप्शन वाले से. देखो बी तो पक्का है ना, बी पक्का है। क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज में बी इक्वल टू, मस्त होना चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम्हारे हिसाब से डी और ई, ऐसा ऑप्शन में नहीं है ना? ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से चलो। बॉडीज में बी रफ, ऐसा हो सकता है?
हाँ हो सकता है। तो बी ऑप्शन वही रफ रहेगा तो मान लो आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, वैसे भी चलेगा। तो फिर उस केस में भी जो नॉर्मल है वो किसके बराबर आए, mg के बराबर। ये बोल रहा है कि जो कांटेक्ट फोर्स है वो सिर्फ नॉर्मल के बराबर, सो फ्रिक्शन नहीं यार। वो तो स्मूथ में भी होगा अगर मैं वैसे ही रख दूँ तो। स्मूथ में तो मस्त है। अच्छा, तो ये भी आएगा। तो ये फंसाने वाले क्वेश्चन। अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग पक्का नहीं है, कंसेप्ट अगर वीक है, तो फिर यहाँ फंस जाएंगे। ए सही है, बी सही है, डी सही है। देखो ई तो कहीं पे भी नहीं है, 4 ऑप्शन, ई को तो छोड़ ही दो। बात आ रही है सिर्फ ए बी सी डी की। अब पहला ऑप्शन में बी कोमा डी दोनों, तो बी को पढ़ना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज में बी इक्वल टू, मे भी आ रहे हैं तो। मतलब फ्रिक्शन नॉन जीरो रहा तब भी नॉर्मल जो है, मतलब तब भी जो है हमारा कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के बराबर आएगा, मुझे नहीं लगता। तो मुझे पता नहीं क्यों बी गलत लग रहा है, वहां पे मस्ट आना चाहिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द टू बॉडीज मस्ट बी इक्वल टू। चलो मान लेते हैं ए नहीं है आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में भी बी आ रहा है, वो भी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी, magnitude of the normal reaction is equal to that of friction। तो फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के बराबर। तो आ ही गया, वो तो नहीं चाहिए ना। गलत ही हो रहा है ना, डी तो गलत हो रहा है, तो फिर ए कोमा बी लग रहा है उस हिसाब से। कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट फोर्स की बात ही नहीं करें। अगर रफ रफ भी है अगर सर तो। अगर मान लो दो सरफेसेस का कांटेक्ट ही नहीं है, तो हाउ ही विल टॉक अबाउट कांटेक्ट फोर्स। इट मींस कांटेक्ट फोर्स के लिए क्या होना जरूरी है, मतलब कांटेक्ट तो है, दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट है, बट उनका कहना यह है कि वो जो कांटेक्ट फोर्स है वो किसके बराबर है। सर वो मे भी रफ क्यों बोला है, क्योंकि इज अगर इक्वल टू द नॉर्मल। स्टेशनरी होगा तो जरूरत नहीं है ना, इसलिए मे भी बोला सर। स्टेशनरी के केस में वैसे भी फ्रिक्शन नहीं आएगा। स्टेशनरी रखा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं। एक्सटर्नल फोर्स लगाए नहीं तो फिर जो है कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स के बराबर आएगा। यस ऑब्वियस। वही तो। इसलिए मे भी लिखा है सर। मतलब आपको लग रहा है डी, सॉरी कौन सा गलत होना ही चाहिए, सी तो होना सी ही। तो गलत ही होना चाहिए, सी तो गलत होना चाहिए। अभी सी गलत मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्या डी ठीक हो सकता है? हो हाँ तो है। डी ठीक हो सकता है, बॉडीज में भी रफ, यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता, भी नहीं है। तो बचा ए और डी। एडी अब एडी में बी और ए में सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। है। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी में पहचानना है कौन सा सही ये सही। चलते हुए भी उसमें जीरो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। है। सरफेसेस मस्ट बी स्मूथ, ऐसा कोई जरूरी नहीं, रफ सरफेस रहा तब भी हो सकता है कि आपका जो है अगर जैसे इसने बालक ने बोला कोई फोर्स ही नहीं लगा और रफ सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट है सिर्फ नॉर्मल की बराबर। गलत बात है? सही बात है। तो मुझे लगता है कि बी सही होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए बी कोमा ए ऑप्शन। 33, इट इज इजियर टू पुल अ बॉडी देन टू पुश। क्या ये सही बात है? हाँ, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, बिकॉज पुशिंग में आपको जो है ज्यादा फ्रिक्शन बराबर लगता है उसमें। बताया था। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो सेम ही है, बट फ्रिक्शन फोर्स इज मोर इन पुशिंग देन इन पुलिंग। एक सही बात है, कंपोनेंट नीचे लग जाए। बी आएगा ना साइज। हाँ। और 34 तो अभी बताया था, म्यू जी आएगा इसका। 34 का आंसर क्या आने वाला है ऊपर अभी बताया था ना, ऐसे जा रहा है तो म्यू जी और ऐसे जा रहा है तो जी बाई।
with reference to the shown, if the coefficient of friction at all the surface is 0.4, then the force required to pull out the 6 kg block with an acceleration of, करें क्या या कर लोगे? करें कि हो गया? हो गया है। कैसे किया? एफबीडी बनाओ, देखो एफबीडी बनाओगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप देखो, अगर हमने इस पे बहुत नाटक करता है। हाँ, टेंशन कितना लगेगा भाई पर? ये डायरेक्शन 6 kg। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑल द सरफेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन है कितना है? 0.42। तो इससे अगर ये ब्लॉक इधर को जा रहा है तो ये फ्रिक्शन किधर जाएगा? F1 मान लो, उसका आगे जाएगा ऊपर वाला। और चूंकि ये स्लाइड कर रहा है मान लो, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द ब्लॉक, तो वो एग्जैक्टली हम लोग म्यू एस एन के बराबर उसको मान सकते हैं। अब इस जगह पे नॉर्मल टोटल 8 kg आएगा, है ना, मतलब 8। तो F1 का वैल्यू आ जाएगा 0.42 इंटू 80, है ना। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बता रहे। 6 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक में राइट में जाएगा कि लेफ्ट? ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का ब्लॉक है, तो 6 kg का ब्लॉक किधर जा रहा है? राइट। आपके हिसाब से इधर से देखे तो राइट में जा रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट में। तो 6 kg पर 2 kg की वजह से फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में, तो 2 kg पर किधर लगेगा? राइट। और चूंकि वहां पे स्लीपिंग होगी ही होगी, क्योंकि 2 kg का ब्लॉक तो चलने वाला नहीं, क्योंकि 2 kg का ब्लॉक किससे बंधा हुआ है? स्ट्रिंग से। तो देयर विल बी परमानेंट स्लिपिंग बिटवीन 6 kg एंड 2 kg। तो आप देख सकते हैं कि F2 भी स्लिप मारेगा और स्लिपिंग वाले कंडीशन में आ जाएगा mg, बट सिर्फ किसका आएगा? 20 का। तो आप देख सकते हैं 6 kg को अगर आपको चलाना है तो दोनों फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? ओवरकम। तो दोनों का क्या कर देंगे? सम। तो क्या आ जाएगा टोटल फोर्स? F1 प्लस इतना मिनिमम चाहिए। अब कितना आ जाएगा दोनों का सम बताओ तो? 33.6 और 0.42 इंटू 100, 33 100 ही आएगा ना वो। 42 है। 42 है। एक्सेलेरेशन भी दिया है क्या? हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आधार 12 बराबर क्या बन जाएगा? F माइनस दिस इज इक्वल टू एम। ME। तो एम भी ऐड करो। मास कितना? 6 kg और एक्सेलेरेशन कितना? तो ये तो 42 आया। 42 प्लस 9 9 51 51 एग्जैक्ट। ये हो जाएगा क्या? चलो इससे पहले 37 करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दूसरा बराबर है, ऊपर मेंशन नहीं किया कौन सा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। हाँ वो वर्क का थोड़ा पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी अलग अलग होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, फोर्स के इक्वली होता है वैसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड। बराबर। सही बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर। यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, ऐसा है। हो जाएगा क्या? ये वाला करें? ये वाला भी ब्लॉक ए ऑफ मास m हाँ देखो, ब्लॉक
ए ऑफ मास कैपिटल एम, यानी कि इसका मास कितना है? ये का है ये पुली है, इसका मास कितना दिया है? पुली का मास तो ये दिया इसका मास कितना दिया है? एम। एक है स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन, यानी किधर जा रहा है? नीचे। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो। मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस। अब समझने का प्रयास करना आप लोग। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। इसका मास कितना मान लो? mb। तो mb g ही किसके बराबर होगा? टेंशन। क्योंकि नेट फोर्स क्या करना है? जीरो। तो टेंशन कितना आया? mbg। और यही टेंशन यहाँ पे भी लगेगा। और इधर आगे क्या लगेगा? mg sin 30, दैट इज mg/2। और फ्रिक्शन ऊपर, तो क्या फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या लिखो? mg/2 शुड बी इक्वल टू टेंशन प्लस फ्रिक्शन। गलत है, सही है। और टेंशन कितना आया आपका? mbg। और फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग होगा, क्योंकि मतलब काइनेटिक होगा क्योंकि ये फ्लो कर रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। म्यू कितना दिया है? 1/3 नॉर्मल क्या आ जाएगा यहाँ पर? mg cos थीटा, यानी कि mg cos 30। cos 30 कितना? √3 से √3 क्या हो गया? कट गया। तो ये क्या गया? mg/6। तो ये आ गया मेरे हिसाब से mg/2 माइनस mg/6 इज इक्वल टू mbg। जी ने जी को काट दिया। 1/2 माइनस 1/6 1/3, यानी कि आ गया m/3। तो ब्लॉक बी का मास आएगा m/3। अरे कर सकते हैं, कर सकते। कांस्टेंट वेलोसिटी दिया था तो हमने कर दिया उस हिसाब से नेट फोर्स को जीरो कर दिया। अगला देखें, ठीक है। वो देखने के लिए डेंजर लगेगा बट रहेगा। 38 क्वेश्चन को देखिए। टू मासेस ए एंड बी 10 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग passes on coefficient of static friction the minimum mass m should be placed to prevent a from moving। चलने से रोकना है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दे आर नाइस क्वेश्चंस। ये भी पीवाईक्यू में आ चुका क्वेश्चन। करते हैं, चलो इसको। सबसे पहले आप ये बताओ कि मासेस कितने कितने हैं इंडिविजुअल? 10 से 15 टाइम। बी का मास कितना है? ए का कितना है? 10। और इसका मास मान ले छोटा। फ्रिक्शन पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ए इन टेबल, ये कितना है? 0.2। तो यहाँ पर ये अगर मान लो इधर की तरफ स्लाइड करेगा तो इसका फ्रिक्शन कितना लगेगा? पीछे। और उसका वैल्यू होगा म्यू इंटू m1 प्लस m2g, यानी कि 0.2 इंटू 10 प्लस m इंटू जी। यस और नो? यस। और नीचे क्या लगेगा? 5g। देखो 5g का जमाना है। बराबर। हाँ, तो ये 50। और क्या यहाँ पर ए और सी के बीच में फ्रिक्शन है क्या? चेक करो। नहीं दिया है तो कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ दिया नहीं है, और देना चाहिए था उसको, ताकि हमको पता चल जाता कि वाकई में वहां पर फ्रिक्शन है कि नहीं। चलो नहीं मानते हैं, तो आप देखेंगे कि 10 kg पर सिर्फ जो है एक ही फ्रिक्शन लगेगा, और वही किसके बराबर होना चाहिए? 50 इज इक्वल टू 0.2 10 प्लस m इन 250। कटेगा क्या? 250 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 और ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 10 प्लस m विल बी 15। 15 नहीं। But they should have given whether there is friction between 10 and m or not. हमने नहीं माना है। 10 और m पे हमने कोई फ्रिक्शन नहीं माना। अदरवाइज क्या हो जाता कि 10 पर एक फ्रिक्शन किधर और लग जाता? पीछे। जो कौन लगा था? m लगा था एक्चुअल स्पीड। बट कोई नहीं, उन दोनों को एक ही यूनिट मान कर ही कर दिया।
ये 39. A block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an angle 30 degree. Coefficient of static friction between the block is 0.7. The frictional force on the block is. This is again wonderful Very good. question. तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसेप्चुअल है ये एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं. एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स म्यू एस. यस और नो? सो आ जाएगा tan इनवर्स 0.7. अब 0.7 को √3 लिख सकते हैं आप. हाँ 0.732, यानी कि ये 60 डिग्री आया एंगल ऑफ रिपोज, जबकि हमको एंगल कितना दिया है 30 डिग्री. तो 30 डिग्री तो 60 डिग्री से क्या है, छोटा है. तो ब्लॉक फिसलेगा नहीं, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता है तभी ब्लॉक फिसलता है. तो ब्लॉक फिसलेगा नहीं तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक. और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, जो कि mg sin थीटा होगा. तो आंसर हो जाएगा mg sin 30, यानी कि 20, यानी कि 2 into 9.8 into 1/2, 9.8 e. गधे की तरह आप जो है म्यू mg cos थीटा लगाएंगे तो गलत आ जाएगा. और म्यू को आप जो है दिया है, उसने कितना दिया है म्यू का वैल्यू 0.7, और फिर आप mg cos 30 लगाएंगे तो आप जो है सी या डी में कहीं पे अटकेंगे आप. आई थिंक डी अटक जाएगा, और आप डी को टिक करेंगे. ठीक है, आपको लगेगा देखो आसान तो नहीं है, तो ए तो नहीं हो सकता, डी हो सकता. ऑप्शन से जज ना करें चीजों को, कंसेप्ट से जज करें. कंसेप्ट ये बोलता है मिस्टर गायकवाड़ कि जब तक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा. और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स म्यू. सो tan इनवर्स √3 आएगा 60, बट हमको एंगल कितना दिया है 30. तो ब्लॉक विल नॉट मूव, और अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो जो भी अप्लाइड फोर्स होगा दैट इज mg sin थीटा, वही फ्रिक्शन के बराबर. उसका आंसर आएगा ए. बी इसलिए लिखा है क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें कंसेप्ट लगाना है, फॉर्मूला तो सबको याद है. अगला क्वेश्चन नंबर 4. A block has been placed on an inclined plane. The slope angle theta for the plane is such that the block slides down the plane at a constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal. Again same, constant speed मतलब net force 0. mg sin theta is equal to mu mg cos theta. तो फिर से क्या आ जाएगा आंसर, tan theta. ओके, बहुत आसान. क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 जो है एक किसका क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 इज द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रेंट. इसका क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है. ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे. इसको किसका वेलोसिटी चाहिए बेटा, इसका वेलोसिटी चाहिए इसको c का. ध्यान से सुनेंगे. कंसेप्ट ये बोलता है कि इस पुली का जो वेलोसिटी होगा वो होगा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2. हाँ, और चूंकि ये पुली तो फिक्स है तो ये जो भी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ये होगी. तो v आ जाएगा, अगर ये a है ये b है तो va प्लस vb बाई 2, यानी कि 6 प्लस 6 बाई, सॉरी ये तो किधर जा रहा है नीचे, अरे a किधर जा रहा है नीचे, b किधर जा रहा है ऊपर. तो 6 माइनस 6 क्या आ गया 0. तो ये क्या 0, तो ये भी क्या 0. और अगर ये 0 है तो दिस विल बी इक्वल टू vc प्लस vd बाई 2. तो vc विल बी माइनस ऑफ vd. सो vd कितना है -4, तो ये क्या हो जाएगा +4. कंस्ट्रेंट याद रखना पड़ेगा कि अगर दो साइड का दिया है तो आप आराम से इसका निकाल सकते हैं. जैसे कि ये b है, ये a है, ये b है, तो v इक्वल टू va प्लस vb बाई 2. एक्सेलेरेशन में भी सेम लगा, याद रखेंगे, भूल जाएंगे, याद रखेंगे कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन. Next, a body is placed on the rough inclined plane of inclination theta as the theta is increased 0 to 90. The contact force between the block and the plane. Again, they are asking for the contact force. तो अब दो कंडीशन होगी, एक तो बिफोर द एंगल ऑफ रिपोज, एक आफ्टर द एंगल ऑफ रिपोज. Because before the angle of repose, friction will be static, and after the angle of repose, friction will be kinetic. तो यानी कि यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान देनी है.
चलिए बढ़ेगा। एक तो है थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू एस। तो हमको पता है कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या आता है, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और यहाँ पे नॉर्मल तो हमेशा किसके बराबर आने वाला है, नॉर्मल हमेशा किसके बराबर आने वाला है, एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन चेंज होगा, वही तो इस केस में फ्रिक्शन आएगा स्टैटिक, और वो किसके बराबर आएगा, एम जी साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, अगर आप दोनों को पुट करेंगे तो एम जी आएगा, यानी कि थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू एस के लिए तो कॉन्टेक्ट फोर्स कितना आया, एम जी। अब बात होगी किसकी, थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस, क्योंकि अब ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। तो नॉर्मल वही रहेगा बट फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। यस और नो, यस सर। तो बस खत्म हो गया। क्या हो गया देख लो, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करो तो भी क्या आएगा, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू एम जी। अब जैसे 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 थीटा बढ़ेगा, जैसे 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 थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा क्या होगा, कम हो घटेगा। और कॉस थीटा घटेगा तो फिर जो है वो भी घटेगा और घटेगा, देख लो फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स भी घटेगा। तो पहले mg था, फिर mg से क्या बना, mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऐसा होने का जीरो हो जाएगा। सॉरी मतलब फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट है, कब तक रिमेन्स कांस्टेंट है वो, जब तक कि थीटा लेस देन क्या है, tan इनवर्स म्यू एस, कांस्टेंट एंड डिक्रीजेस। बी। बी ऑप्शन एकदम सही, इंक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है पहले mg। तो ये देखो ये क्या है ना, कंसेप्चुअल चीजें हैं कि भाई इंक्लाइन प्लेन पर अगर ब्लॉक रखा है तो उसका कांटेक्ट फोर्स कैसे सेम, तो उसका कांटेक्ट फोर्स जब तक एंगल ऑफ रिपोज अचीव नहीं हो जाता तब तक कांस्टेंट रहेगा mg के पास, और उसके बाद डिक्रीज करेगा। ठीक है, 43 को देखो, क्वेश्चन नंबर 43। क्या हो गया, तू फिर से हंस रहा है, अभी तेरी शक्ल बना दूंगा। हाँ सफोकेशन हो गया तो जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। 43. The block B of mass 100 kg rests on the rough surface of friction coefficient mu is equal to 1/3. A rope is tied to the block. The maximum acceleration with which boy can climb on the rope. तो देखो बॉय का एपीडी बना लो, ये तो आसान है एक्चुअली, ऐसा दिख रहा है टफ है करके, बट बांद्रे वाला प्रॉब्लम बंदर बंदर। हाँ। तो उसका कुछ तो इस पे टेंशन किधर लगेगा बेचारे पे, एमजी किधर लगेगा, जाए किधर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, t माइनस 250 इज इक्वल टू 25। गलत सही, सही। और यही t यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेचारे, पीछे। 130 तो t का इधर क्या आएगा कॉम्पोनेंट, 4/5। 4/5t, और ऊपर क्या आएगा 3/5t, और नीचे क्या आएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है, सॉरी यहाँ पे कुछ तो दिया रहेगा, 100 kg rope is tied to the block, the maximum acceleration without making block move। ब्लॉक मूव करना नहीं चाहिए, बराबर। तो ब्लॉक मूव कब नहीं करेगा, जब 4/5t किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। हाँ। और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस एन, म्यू कितना दिया है 1/3, और नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा 100g माइनस 3/5t। यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लोगे, t का, यस। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो क्या लिखूं, 4/5 प्लस 1/5 दैट इज t ओनली। बराबर बराबर। अरे देखो 4/5 इधर से, 1/5 उधर से, तो 4/5 प्लस 1/5 इज 5 मतलब 1। तो t का वैल्यू आ गया 100/3g। तो यहाँ पे डाल दो 1000/3 माइनस 250, तो कितना आ जाएगा, 1000 में से 750 गया तो वही 250/3 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा इधर जाके। कटेगा g/3। क्या क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुसा खोपड़ी में, मेंस लेवल का, मेंस लेवल का क्वेश्चन, g/3।
यानी कि एक कदम आगे बढ़ गए हम लोग। ये पहले किया करते थे, कितना निकालना है, क्या क्या क्या, अब बस उसको जो है इंसान की इंसान खींच रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। रोक रोक एक्सपीरियंस A man is standing on a rough horizontal disc rotating with a constant angular velocity. At what distance from center should he stand so that he does not slip on the disc? फिसलना नहीं है उसको। अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट लगता है इसमें सर्कुलर मोशन का। इसको यहाँ ना डाल के सर्कुलर में डालना चाहिए था, पर ठीक है, यहाँ भी डाल दिया तो भी कर सकते। थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड के आंसर जरूर आप याद रखिए, तो आपको बहुत काम आने वाला है। एक आदमी है जो एक हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग डिस्क के ऊपर खड़ा हुआ। ये पूछ रहे कितना दूर खड़ा होना चाहिए ताकि जो है इसको तकलीफ ना हो। एम ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर ही हमारा फ्रिक्शन से कम होना, इसमें सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ना, वो एम ओमेगा स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन लिमिट, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इनटू एन। एन इस केस में क्या आ जाएगा, आर निकालना है ना, तो जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको वेलोसिटी दिया है तो ओमेगा बाय ओमेगा डायरेक्ट दिया है, म्यू एस भी दिया है क्या, हाँ हाफ इनटू 10, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, 25 तो 5/25, 1 बाय 1/0.2। कम चाहिए यार पहिला 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 सही है ना, आर शुड बी 0.5। कौन सा ऑप्शन में है, सी। एट व्हाट डिस्टेंस सो दैट ही डज नॉट स्लीप ऑन द डिस्क, वो फर्स्ट ना ठीक है, लेस देन चाहिए ना, ले ए ना 0.2 मीटर है ए है लेस देन 0. उससे ज्यादा गया तो वो, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, उतना फिसलने का चांस बढ़ेगा, ऐसा है। सर्कुलर में चला गया। अगला 45। अब देखो इसको आई में डाला है, आई कौन सा कैटेगरी है दिखाते हैं। अवगढ़ टफ वंस, नेवर सीन बिफोर, मल्टी कंसेप्ट, मल्टी चैप्टर्स, टॉपिक्स, मल्टी फॉर्मूलास। जनरली एफ एंड आई शुड बी इग्नोर्ड to get good आई marks की with जगह lessons. आई की जगह आईआईटी लिखनी चाहिए मैथ्स वाले बच्चों के लिए, पर हम करेंगे, ठीक है, ताकि कोई ये ना कहे कि अच्छे क्वेश्चन नहीं लेते। इनको डालने का एक ही पर्पज, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि अच्छे क्वेश्चन भी हमने। तुक्का लगाना चाहेंगे, यस सावन, तुक्का लगाओ। क्या बोल रहे हो? आंसर बघितले का तुम्ही, बिन लाद है आंसर बघू नका। चलो अच्छे से बना। क्या ये एक पेरा बोला है, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वाई क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई, ध्यान से सुनना, अ बीड ऑफ मास एम, कलर चेंज कर देना, अ बीड ऑफ मास एम, ये यहां पर है, अच्छा is located on a parabolic wire with its axis vertical and directed towards, with an equation, what is the coefficient friction at the highest distance above the x-axis at which the particle, यानी कि ये निकालना है, ये y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये मान लेते हैं x, तो ये y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो ताकि पार्टिकल रेस्ट एक्सोन। तो देखो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ, बिकॉज फ्रिक्शन इसी के अलोंग लगेगा, किधर लगेगा, ऊपर, गलत है, mg तो किधर को लगता, खाली
और नॉर्मल इसके हमेशा कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। गलत बात है, सही है। तो अगर हम पकड़ लें कि ये एंगल थीटा है रे बाबा, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? अब किसके कंपोनेंट आप लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड। आप फ्रिक्शन के लेना चाहते हैं, नॉर्मल के लेना चाहते हैं कि एमजी के लेना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन के और नॉर्मल के ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो अच्छे से बना के दिखाता हूं क्या चल रहा है इधर, मामला क्या है। ये रहा एमजी, ये फ्रिक्शन है, और ये भाई साहब क्या है, नॉर्मल। और ये एंगल अपन ने क्या पकड़ लिया, तो इधर क्या आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, बोला ना। ऐसे ही हमने देखा कि यहां से ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से क्या आ गया, और ये क्या आ गया, और इसको रुके रखना है। रुके रखने के लिए एन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बट फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। अरे फ्रिक्शन ये क्या होता है, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। एन से एन क्या हो गया, या थोड़ी देर पहले भी किया था, वापस से म्यू क्या आ गया, बट टेन थीटा तो स्लोप होता है, और स्लोप होता है डीवाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे इसका डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो, कितना आ जाएगा 2x बाई, तो वहां पे x का वैल्यू मिल जाएगा हमको, यानी कि म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 2x बाई, x का वैल्यू कितना मिल गया 2 म्यू बाई, बट x थोड़ी चाहिए था उनको, तो क्या चाहिए, y चाहिए। देखो ना, उनको तो y चाहिए, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, y क्या है एक्स स्क्वायर बाई ए, इसका स्क्वायर करो, क्या हो गया, म्यू a बाई 2 ना, हाँ, स्क्वायर कर दो इसका। तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4, एक्स ए से ए कट गया, म्यू ए स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। है तो वही म्यू इक्वल टू टेन थीटा, जो आपने किया था ना कीड़े वाला क्वेश्चन, इंसेक्ट वाला, इंसेक्ट क्रॉलिंग। तो वो हेमिस्फीयर में बहुत आसानी से हमको मिल गया था, दिख गया था, क्योंकि वो पहले से सर्कुलर शेप में था, तो हमको नॉर्मल भी दिख रहा था, सब दिख रहा था। यहाँ पर स्लोप निकाल लिया, dy बाई dx, वैसा हो जाए। सर ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ सकता है क्या? आ भी सकता है, ये उसमें आ सकता है, खास न्यूमेरिकल टाइप। क्या 46 नंबर का हो जाएगा? हाँ, दोनों जगह फ्रिक्शन है क्या? यस। तो मिनिमम फोर्स तो ऐसे ही पता लग रहा है आपको, म्यू 1 प्लस म्यू 2 इंटू m1 प्लस m2 जी। तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 कितना हुआ 0.3, m1 प्लस m2 कितना हुआ 9, तो 9 इंटू 0.3 इंटू जी 27 है। बट ये क्या बोल रहा है 17, गलत बोल रहा है कि नहीं, गलत बोल रहा है। व्हेन फोर्स 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जब फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल सरफेसेस इज 4 न्यूटन टू कीप सिस्टम एट रेस्ट। ये भी बराबर। चलो देख लेते हैं, 4 न्यूटन अपना क्या 27 आया था ना शायद से, तो 27 से तो कम है, तो ब्लॉक चलेंगे नहीं, चलेंगे तो सही, लेकिन साथ साथ पहले हम ग्राउंड वाला भी फ्रिक्शन निकाल लेंगे। ग्राउंड वाले फ्रिक्शन के लिए करेंगे कौन सा वाला म्यू लेंगे, 5 केजी और ग्राउंड वाला। तो 5 केजी और ग्राउंड के बीच का म्यू कितना है, 18 आएगा वो न्यूटन, 18 न्यूटन। 5 केजी और ग्राउंड के बीच का 0.1, और ये टोटल हो जाएगा 9, तो 0.1 इंटू 9 जी, यानी कि 9 न्यूटन। 9 न्यूटन, इट मींस ये तो 4 ही न्यूटन रह गया, जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन ग्राउंड का कितना आ रहा है 9 न्यूटन, तो हिलेगा ही नहीं। और अगर हिलेगा ही नहीं तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स, यानी कि ब्लॉक्स हिलेंगे ही। तो इन दोनों के बीच में तो कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, वो केवल फ्रिक्शन कहां पर होगा, यहाँ पर होगा 5 केजी पर, और वो 4 न्यूटन के ही बराबर होगा। So when 4 न्यूटन is applied, friction at all surfaces is 4 न्यूटन, गलत है। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा 0। 5 केजी और 4 केजी के बीच में कोई भी स्लिपिंग तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि 5 केजी हिलने वाला नहीं है, तो 5 और 4 के बीच में तो कोई स्लिपिंग का कुछ मामला आने वाला नहीं, तो इसलिए ये गलत है, ये गलत लिख दिया इसमें, एच
ऑल सरफेस। इसको सिर्फ क्या लिखना चाहिए था, ग्राउंड एंड 5 kg। अगला पढ़ते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg। देखो इस कंडीशन में टॉप मोस्ट पॉइंट का, टॉप मोस्ट जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन आता है म्यू इंटू जी। कितना आता है, म्यू इंटू जी। ये बिल्कुल वही केस है जो अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। तो इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है यहाँ का म्यू इंटू जी। अब यहाँ का म्यू देख लो कितना, यहाँ का म्यू कितना है ना, और जी कितना है 10, 0.2 इंटू 10 2 एकदम बरोबर सही है। जवाब। नेक्स्ट देखो, स्लीपिंग बिटवीन 4 kg and 5 kg ब्लॉक स्टार्ट व्हेन f is equal to 7। ये तो वैसे भी गलत 27 4 kg और 5 kg के ब्लॉक में स्लीपिंग कब स्टार्ट होगी? तो हमने पहले भी देखा है कि 4 kg 5 kg 27 आता है, 27 यानी कि ए और डी तो एड़े बना रहे हैं, BC है ना। मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज द सिस्टम, तो सिस्टम को चलाने के लिए तो यहाँ पे कितना 9 आया था ना, तो 9 से ज्यादा चाहिए, सही है ना। तो 9 है, और अगर दोनों को स्लीपिंग नहीं चाहिए तो कितना है 27। तो मैं पूरा कंसेप्ट वापस से क्लियर कर देता हूँ क्या है। अगर आप लोग इस दोनों को चलाना चाहते हैं तो फिर यहाँ वाले फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा जो कि 9 है। तो जब तक ये F का वैल्यू 9 न्यूटन से कम है तब तक ब्लॉक चलेगी। तो यहाँ पे इसने कितना दे दिया है 4 न्यूटन, इसलिए ब्लॉक चलने वाले, क्योंकि ये खुद ब्लॉक जो है 9 न्यूटन पे चलेगा। तो इस वाली सरफेस पे क्या फ्रिक्शन आएगा 4, बट ऊपर वाले ब्लॉक में तो कोई मोशन नहीं है, तो अवर फ्रिक्शन 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे 4 न्यूटन और यहाँ पे 0 न्यूटन आएगा, बट ये बोल रहे हैं सब सरफेस पे 4 न्यूटन, इसलिए क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो गलत। ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ का म्यू इंटू जी आता है, यहाँ का म्यू 0.1 है, जी 2 है, मतलब 0.2 है और जी 10 है, 2 है। स्लीपिंग बिटवीन 4 kg एंड 5 kg ब्लॉक कब स्टार्ट होगा, जब 27 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। म्यू 1 प्लस म्यू 2 इनटू m1 प्लस m2। कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन, a block of mass 1 kg lies on the horizontal surface, coefficient of static friction between the block and the surface, acceleration of the truck, the frictional force acting on the block is। तो अगेन वही, यहाँ पर ब्लॉक रखा है किसमें, ट्रक में, तो एक सूडो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, सूडो फोर्स का फॉर्मूला ml। अब हम चेक कर लेंगे कि ml लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है कि ज्यादा। अगर ml लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो तो ब्लॉक चलेगा ही नहीं, और अगर ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। और अगर हमारा m है जो कि इसको चला है, वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो तो ब्लॉक चलेगा, और चलेगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो चलो बताओ m कितना आया, m कितना है 1 और a कितना है 5, 1 into 5। अब लिमिटिंग निकालो, लिमिटिंग का फॉर्मूला म्यू एस एम जी, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लगा है तो म्यू एस एम जी, तो म्यू एस कितना 0.6, mg कितना 10, 10 into 0.6, ये तो 6 आ रहा है, वो 5 आ रहा है, तो ब्लॉक चलने वाला, और ब्लॉक नहीं चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर, अप्लाइड फोर्स 5, तो 5, और ब्लॉक अगर चल जाता तो 6। कंसेप्ट है कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंसेप्ट है वही क्वेश्चन 47 में कंसेप्ट। ये फ्रिक्शन लगता कैसे है, स्टैटिक कब होता है, काइनेटिक कब, तो बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग द फ्रिक्शन। 48, क्वेश्चन नंबर 48 को बताना है क्या कि हो जाएगा, आए सर वो आप ही बताओ। चलो बता दो। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एक्चुअली आपको घर से ही करना था, ये मैंने आपको टारगेट दिया था, पता नहीं आपको क्या ही करना, व्हाट यू गाइस आर डूइंग एट द होम, आई डोंट। एग्जाम इतने पास हैं और आप लोग इतना लाइटली नहीं ले सकते। The coefficient of friction and all the surface is mu, सब जगह क्या है mu। स्ट्रिंग एंड पुली क्या है, लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक्स आर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, अगेन दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, मतलब नेट फोर्स क्या 0। एक ही चीज हमको बार बार सुनाई देती है कि नेट फोर्स 0 आएगा यहाँ पर वापस से। तो हम पहले किसका एपीडी बना लेते हैं, 3m का। तो 3m का एपीडी बना लेते हैं। F किधर लग रहा है, टेंशन किधर लगेगा, पीछे। 3m ब्लॉक 2m के रेस्पेक्ट में, क्या ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, हाँ हर जगह है। हाँ ऐसा तो दिया तो नहीं है बट मानना पड़ेगा, है ना।
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो लेफ्ट में ही जा रहा है कि नहीं, तो राइट में लगेगा। 3m के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है ब्लॉक, मतलब 2m के रेस्पेक्ट में 3m किधर जा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट में ही जा रहा है ना, तो फिर से किस में लगेगा, राइट में। और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। F बराबर क्या आ जाएगा, T प्लस F1 तो F1 तो बहुत आसान है क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, तो टोटल क्या करेंगे, म्यू इंटू 5mg, और F2 क्या हो जाएगा सिर्फ 2μmg, यानी कि म्यू इंटू 2mg, तो टोटल कितना हो गया ये F1 प्लस F2, 7 μmg। अब ऊपर वाले का बना लो, ऊपर वाले पे इधर टेंशन वही रहेगा, और अब इस पे फ्रिक्शन F2 किधर लगेगा, और फिर से ये भी कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, तो मतलब टेंशन क्या आ जाएगा, F2 कितना आ जाएगा 2μmg, No. तो 2 + 7 कितना 9μmg। कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी, पहले जो ना ए बी ना, मल्टी करेक्ट, हाँ अरे ऑप्शन देखो ना, हाँ 9μmg और 2μmg सही है ना, ए बी आ जाएगा। तो उतना टफ नहीं है जितना, मतलब देख के डर लगता है, बरोबर। बट अब जब आप करना बैठेंगे तो हो जाएगा। अगर आप डर जाएंगे तो फिर गड़बड़ है, डरना नहीं, आप डर के आगे जीत है, जीत, रंजीत। चलो अगला, तो बेटा आप ही बता दो मुझे, 49 करें कि 50 करें पहले, 49 कर, चलो 49 कर। ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं है बाय द वे, हाँ ये सिर्फ मुझे जो है खाली जगह दिख रहा था, हाँ जी। डाल दिया, बट ये काफी बार मैंने देखा इधर उधर एग्जाम्स में, इसलिए डाला है। चलो देखते हैं। अब बीड ऑफ मास, फिर से बीड आ गई, महाराष्ट्र में तो बीड वैसे भी है। अब बीड ऑफ मास m, ये 30 डिग्री पर यहां पर है स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है बेचारों ने, कितना है √3 + 1 mg/r, क्या है रेडियस है, ये सेंटर है, यस और नो। आपको नहीं लगता क्या कि ये भी 30 डिग्री होगा, आपको उसका प्रॉपर्टी पता है क्या, क्या बोलता है सर्कल की प्रॉपर्टीज, होपफुली आपको पता होने चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस कितना है r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट नहीं, ये भी r ही होगा ना, नहीं नहीं नहीं, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखो ये कितना है r, तो ये आ जाएगा, हाँ एग्जैक्टली, तो ये है देखो r cos 30 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा r cos 30, तो लेंथ कितना आ जाएगा 2r cos 30 कितना होता है, तो ये आया √3r, आया कि नहीं आया, आया, यानी कि अभी ये लेंथ है। अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स द पॉइंट एंड नॉर्मल रिएक्शन जस्ट आफ्टर, नेचुरल लेंथ कितना दिया है, नेचुरल लेंथ r है, देखो वहां पर ऊपर नेचुरल कितना है r, जबकि ये कितना खींचा हुआ है बेचारा 2r, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा किसका, स्प्रिंग का, स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला बताओ तो k × x, और x हो जाएगा मेरा दिस माइनस r, और k का वैल्यू तो कितना है √3 + 1 mg/r, √3 - 1r, r से r कट गया, a + b × a/9 2 ना, तो स्प्रिंग फोर्स आ रहा है 2। अब ये क्या पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बताना है हमको, यहाँ पर mg किधर जाएगा खाली, तो mg का जो कंपोनेंट है नॉर्मल ऐसे लगेगा यहाँ पर, यस अरे ऐसे लगेगा ना normal। तो अगर फोर्स बैलेंसिंग हम कर दें यहाँ पर, तो एक तो आ जाएगा fs का कंपोनेंट, और एक आ जाएगा किसका कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट, तो नॉर्मल आ जाएगा mg। अच्छा हाँ, ये एंगल कितना होगा 60, कैसे, लेकिन कैसे पता आपको, अज्यूम क्यों, अच्छे से बनाओ ना उस डायग्राम, पता लग जाए।
ऐसे ही है ना mg। हाँ, दिख तो ना टोटल 90 रहा। आपने ये एंगल कितना पकड़ा? 30 है। 30 पकड़ा। हम्म, अगर ये एंगल आपने 30 पकड़ा है, ये भी 30 होगा नीचे। ये तो 90 है ना। ये 30 होगा ना सर, वो नीचे जो ट्रायंगल बना है वो जेड के। अब देखो मैं कुछ सिखा रहा हूँ आपको, सीख लो, सीखने में क्या जाता है कि नहीं? क्योंकि मुझे ये एंगल का पता लगाना है, जब तक ये एंगल नहीं पता लगेगा तो आप नहीं कर सकते। और वो 60 नहीं है, सॉरी 60 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल अगर 90 डिग्री होता तो 60 हो जाता, बट ये एंगल 90 नहीं है। 90 तो ये एंगल है। ये तो आप ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये एंगल चाहिए मुझे। तो देखो आप सब समझदार बच्चे लगते हैं, ये वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो? देख रहे हैं ये वाला ट्राइंगल? नहीं दिखा? इंक चेंज करके दिखाता हूं। दिख गया? ये कितना है? 30। ये कितना है? 90। तो ये कितना है? 60। बट ये तो 30 है, ये भी कितना होगा? 30। तो यही लोचा यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो ये आएगा mg cos 30 प्लस fs cos 30। cos 30 को तो बाहर निकाल लेंगे। cos 30 कितना होता है? तो ये आ जाएगा mg प्लस 2mg। mg प्लस 2mg कितना? तो ये आ जाएगा 3√3mg बाई डी ऑप्शन। क्या हुआ? तोते होते उड़ गए लग रहा है मुझे। मिस्टर गायकवाड़ देखो जरा उधर, तोते उड़ गए थे। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। 3√3 mg बाई, तो मुझे स्टैंडर्ड लगता है कभी कभी, इसलिए मैंने डाल दिया। क्योंकि वही नॉर्मल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो वही बैलेंस करेगा उससे। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन होगा उससे। अगेन फोर्स बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। चाहिए क्या कर, अच्छा खासा हमारा बोर्ड था पूरा बन। क्या है? अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन। A 20 kg block is originally at rest on the horizontal surface, which the coefficient of friction कितना दिया है? 0.6. Determine the speed of the block in the 10 second. तो बेटा देखो, आप एक चीज समझने का प्रयास करना कि अगर हमको यहाँ पर एक फोर्स दिया है, क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल फोर्स दिया गया है। तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन? म्यू एस। म्यू एस कितना है? 0.6। mg कितना हो जाएगा? 200। तो कितना आ गया ये? 20। कितना आया? 120। मतलब 120 तो अचीव करना ही पड़ेगा आपको, ब्लॉक मूव करवाना है। 120 तक तो जाना ही चाहिए। तो 5 सेकंड पे कहां चला जा रहा है? 200। तो 120 कब जाएगा? क्या स्ट्रेट लाइन है? पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था क्या? F बराबर y बराबर mx। सही है। यानी कि F इज इक्वल टू 40d। तो जब तक F का वैल्यू कितना नहीं होगा? 120, तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और ये कब होगा? जब 120 बराबर क्या होगा? 40d। यानी कि t कितना होगा? 3। यानी कि 3 सेकंड तक तो ब्लॉक चलने वाला। 3 सेकंड तक ब्लॉक चलेगा नहीं। ब्लॉक कब चलेगा? 3 सेकंड के बाद। तो पहले बात करते हैं 3 से 5 सेकंड, फिर बात करेंगे 5 के आगे, क्योंकि 5 के आगे फोर्स क्या है? कांस्टेंट। चलो देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं t इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 सेकंड टू 5 सेकंड। 3 से 5 ध्यान से देखना, मजा आएगा अभी। 3 से 5 में देखेंगे तो यही इक्वेशन लगेगा। ठीक है, अब आप क्या कर दो? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो फोर्स को लिख लो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है आपको? 40t। सॉरी, हाँ 40t। मास कितना दिया है? 20। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2t। तो एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन 2t dt।
टी स्क्वायर 2t dt, बट लिमिट कहां से कहां तक? 3 से 5। लिमिट 0 से 5 मत डालना, क्योंकि 0 से 3 में तो चला ही नहीं है। 3 से 5 क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 यानी कि यहां जाने पर उसका स्पीड कितना हुआ? 16 मीटर पर सेकंड। बट अभी काम खत्म, नहीं हुआ। अभी ये कांस्टेंट फोर्स से चलेगा। 200। हाँ, एक गड़बड़ और कर दिया आपने, मैं बताऊं क्या? आपने सिर्फ फोर्स लिया, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है पीछे। कितना फ्रिक्शन लगेगा पीछे? 120। तो इक्वेशन ये नहीं होगा, इक्वेशन होगा 40t माइनस 120। इसको इंटीग्रेट इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई मास करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आएगा ना? अरे एक्सेलेशन, तो ये आया 40t माइनस 6 dt। अब करो इंटीग्रेशन 3 से 5, तो ये तो कितना आ गया था? 16। इसका और कर लो बस, क्या आ जाएगा? 6 ना, और ये कितना आ गया? 2। तो 16 माइनस 12 4, स्पीड होगा 4। अब तो कांस्टेंट हो गया फोर्स, कितना? 200। तो ये आ जाएगा 200 माइनस 120 कितना? 80। 80 अपॉन 20 4, यानी कि एक्सेलेरेशन आ गया 4। अब अगर ये कांस्टेंट है तो हमारी न्यूटन की इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर। वी भी लगा नहीं कुछ नहीं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस u कितना था? 4। t कितने समय के लिए चलेगा बेचारा? 5 सेकंड के लिए चलेगा ना। अरे 5 सेकंड में तो पहुंच चुका है, टोटल 10 का निकालना है, तो 5 और चलेगा। अच्छा, उसको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। u कितना है? 4। a कितना आया? 4। और t कितना बचा? 5। कितना? 24। 24 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आएगा 10 सेकंड के बाद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या मल्टीपल चीजें आपकी यूज हो जाती है। सबसे पहले तो वेरिएबल फोर्स, और सबसे पहले तो ये पता लगा है कि ब्लॉक चलना कब स्टार्ट, क्योंकि फ्रिक्शन है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। और ये फोर्स स्टार्टिंग में तो वेरिएबल था, तो y बराबर mx, स्लोप निकालना आता ही आपको। 200/5 कितना आया? 40। तो f आया 40t, वहां से एक्सीलरेशन निकाल, है ना। और ये जब तक इसको ओवरकम नहीं करेगा 120 को, तब तक चलेगा ही नहीं। तो 120 को ओवरकम करने के लिए कितना समय लगेगा? 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड के बाद चलना स्टार्ट करेगा। जो जब ये 3 सेकंड से चलना स्टार्ट करेगा तो इसका स्पीड 0 होगा स्टार्टिंग। तो फिर जो भी फोर्स आएगा वो 40t माइनस कितना आएगा? 120। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 200 अपॉन 20 कितना आया? 40 ना। तो 2t तो ये आ गया, 2t और 40t नहीं, 2t आएगा बेसिकली। सो 2t माइनस 6 ऐसा आ जाएगा। और फिर 2t माइनस 6 का क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 3 से 5। तो 2t का किया तो आप बोल रहे 16 आ रहा है, ये किया था। और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। 4, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद तो कांस्टेंट फोर्स है 200 माइनस 120, तो 80। 80 अपॉन 20 4 इक्वल टू, मतलब v इक्वल टू u प्लस। क्या डिस्टेंस भी पूछ सकता है? हाँ, डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन मतलब डबल इंटीग्रेशन करेंगे एक्सेलरेशन का, तभी तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। बरोबर हो जाएगा जी। गुड क्वेश्चन। मैं आपको बुद्धि का यूज होता है, बुद्धि का, चलिए बोलते हैं बुद्धि बड़ी होती है हमेशा किससे? भैंस। चलो आपको पीवाई क्यों दिखाता हूँ, हाँ दर्शक, तो आपको समझ में आएगा कि इसका डेप्थ कितना है। When a body slides down from rest along a smooth inclined plane making angle 30, it takes time t. And the same body slides down on a rough inclined plane, it takes time alpha t. कुछ याद आ रहा है? Mu is equal to tan theta in bracket 1 minus 1 upon alpha. बस थीटा का वैल्यू कितना? तो म्यू आ जाएगा। अरे बताया कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? डी लगा था कि नहीं लगा था? और देखो ये मेरे घर की खेती नहीं है, ये कौन सा साल में आ देखी? 2021 में आया क्वेश्चन। तो 1030 कितना होगा? 1030 कितना होगा? तो एक्स की जगह रूट लिया है, मतलब सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। दिखा दूं आंसर? वही तो बोला।
अब हम क्यों करें भाई, हमको पता है तरीका, क्योंकि वो 1 - 1/अल्फा स्क्वायर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब ये करते जाओ, सुबह से शाम हो जाएगा ही। हमारा तो आंसर भी आ गया। कार इज moving in the acceleration with parallel to Samsung Galaxy friction ये तो अभी ऐसा था ना। क्या फिर से वही चंपू क्वेश्चन है? jump एकदम चंपू क्वेश्चन है कि नहीं है? 2024 में आया बेटा, ये मेरे घर की किताब। 24 इसकी क्या आ जाएगा आंसर? 60, यानी कि m2 g माइनस म्यू m1 g अपॉन m1 प्लस m2। हवा में करते हैं, हाँ, यहां से करते हैं। 60 माइनस म्यू कितना है? 0.04। mg कितना हो जाएगा? 200 200 इंटू 0.04। 8 8 आता है 8 60 माइनस 8, 52 52 डिवाइडेड बाय 26। दोन 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 क्या आया? 2। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस टिक करने की। ओ नो, ये तो एकदम सही है। फिर से क्वेश्चन है। A block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface. F1 is the force required to just move the block, push, and F2 is just force required to, यानी कि mg sin theta plus mu cos theta, mg sin theta minus mu cos theta, है ना? तो आपको क्या पूछ रहा है वो? F1 माइनस F। अच्छा, दोनों को माइनस करना तो क्या बचेगा? मेरे हिसाब से 2mg cos theta, 2mg cos, हवा में करेंगे 2mg cos theta आंसर आ रहा है इसका। 2 into 0.1, 0.2, mg will be 50, so 0.2 into 50 into cos 30, cos 30 कितना होता है? √3/5। 5√3 5√3 आ रहा है क्या? ओ नो ओ नो, ये भी सही हो गया। क्या बात है सर, सब सही सही हो रहा है। सही उधर नहीं होता अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलता अब दोनों को प्लस करो तो cos थीटा कट जाता, 2mg sin थीटा, 2mg sin। अब जिसको पता है कि भाई ये आता है, वो आता है, वो तो तुरंत ही कर देगा। इसके लिए तो ये मजाक है। हाँ, मस्त है ये वाला 2024 में आया कुछ, पता नहीं किसकी शिफ्ट में आया था, आई डोंट नो। होगा ना देखो, in the given arrangement of a doubly inclined plane, two blocks of masses capital M and small m are placed. The blocks are connected by the light string passing over an ideal pulley. The coefficient of friction between the surface and the plane is 0. The value of छोटू m for which 10 kg will move down with an acceleration of 2 meter per second. इधर ही बताते हैं। तो टोन किधर को जा रही है? इसका वैल्यू तो दे दिया, कितना है? 10 kg। और ये नीचे जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से? दोनों स्मूथ है ध्यान से देखिएगा, मैं बता, ये नीचे जाएगा तो ये भाई साहब वो यहाँ पे लगेगा क्या? mg Sin. sin 53, यानी कि 100 sin 53, 4/5 9 4/5 80 आएगा। 80 10 भाई का टेंशन किधर आएगा? आगे वैसे टेंशन तो वैसे भी यहाँ पे कटने वाला है। इधर क्या आ जाएगा? mg sin 37, sin 37 कितना होगा? 3/5 फ्रिक्शन भी तो आएगा। तो यहाँ पे चूंकि ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन आएगा म्यू mg cos थीटा। म्यू तो सबका कितना है? तो 1/4, mg कितना? 100 cos 53, 3/5 3/5। काटो 15 हो गए ठीक, ये भी ऐसे जा रहा है, फ्रिक्शन ऐसे लगे, हाँ बोलो बोला ना? म्यू वही mg cos 37, 4/5 mg
ये भाई साहब कितना आया? 15 आएगा। 15 आ रहा है क्या? हाँ, इक्वेशन लिख दो। अब 80 देखो टोटल वाली इक्वेशन लिखना, 80 माइनस टोटल एक्सेलरेशन वाली। टोटल एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स अपॉन, टेंशन मत लिख, जिंदगी में टेंशन वैसे भी कम नहीं है हमारी। F नेट अपॉन टोटल मास क्या बचेगा? 80 माइनस माइनस 15 15 अपॉन m माइनस प्लस 3/5 तो ये रहा, हाँ और ये कितना है 1/5, तो 3/5 प्लस 1/5 4 बाय 4/5 अपॉन टोटल मास। m टोटल प्लस मास कितना होगा? m प्लस m m प्लस m यानी कि 10 प्लस एंड दैट इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेंगे, छोटू m आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं g का वैल्यू 10 डालो, तो 10 अपॉन 5 2 2 8 into 4 8 m 8 है। 80 में से 15 गया 65 माइनस 18 8 है इज इक्वल टू 20 प्लस 2 है, 10 m हो जाएगा उधर जाके तो ये हो गया 65 माइनस 20 45 45 इज ए इक्वल टू ऑप्शन 10, तो m इज इक्वल टू 4.5 kg। mg cos थीटा mg cos बरोबर mg sin थीटा mg sin थीटा निकाल लो। टफ नहीं कहेंगे इसको, केवल आपको वैल्यूज डालनी और अगेन ये मेरा तो क्वेश्चन नहीं है, इट्स नॉट माय क्वेश्चन। चेक करना है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा मजाक कर, चेक कर हमें बताना है। हमारा हिल ही नहीं रहा मतलब हाँ, कर्सर तो आंसर दिया है बेटा इसने 4.5। अपना बेटा तो क्या याद रहेगा आपको? देखो इसको, उसको देख लो, और अभी इसके जैसा दिखाऊं क्या? क्या आया था उसका ये आंसर याद है? 1/4 म्यू स्क्वायर ए, ऐसे कुछ था साइंस है ना। म्यू स्क्वायर बाय और ए की जगह यहाँ पे कितना है? 4, बस डाल दो। देखो कब का क्वेश्चन है, ऊपर पढ़ो। 20 24 मैंने वो पीडीएफ इससे पहले बनाई होगी कि बाद में? पहले बनाई थी ना, तो वैसे क्वेश्चन क्वेश्चन तो वही है। दिखाऊं क्या फिर से वो वाला क्वेश्चन? चलो वैल्यू डालने का कोशिश करते, देखे सही आता है कि गलत आता है। उसका वैल्यू ये रहा, क्या आया था आंसर? 1/4 म्यू स्क्वायर ए, उसमें डाल, उसमें भी हाइट ही निकालनी है ना। यस चलो डालो। 1/4 म्यू स्क्वायर, म्यू कितना है? 0.5 का स्क्वायर, 1/4 और ए का वैल्यू भी कितना है? वो उधर से कट करो हो गया क्या?